हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के। बढ़ाते हैं उनको आगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं। जरा समझते हैं सवाल क्या दिया है। स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो सवाल में ये कहा है कि 20 ग्राम तो हमारे पास वाटर है, 20 ग्राम ये तो हो गया जी वाटर। ध्यान से समझना, ठीक है। इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। When water acquires temperature 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हुआ क्या है कि इसके ऊपर से स्टीम को पास कराया, मतलब इसके अंदर से कह लो, इससे टच होते हुए स्टीम को पास कराया। तो स्टीम का टेम्परेचर कितना था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो वाटर का टेम्परेचर है 10 डिग्री, स्टीम का टेम्परेचर है 100 डिग्री। तो अब जैसे ही स्टीम उसके अंदर से पास होगी, वाटर के अंदर से, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट होने लगेगी। आप खुद सोचो, स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जैसे जैसे वो ठंडी होगी तो वो किस में बदलेगी? पानी में बदलेगी। तो पहले तो स्टीम पानी में बदलेगी। अब हमने मान लिया कि m ग्राम स्टीम हमने उसके अंदर से पास करा दी, m ग्राम स्टीम हमने उसके अंदर से पास करा दी। तो m ग्राम स्टीम 100 डिग्री की है, ठीक है ना। तो जब वो उसके अंदर से पास होगी तो वो पहले तो पानी में बदलेगी। स्टीम किस में कन्वर्ट होगी? पानी में। तो स्टीम के पानी में कन्वर्ट होने में पहले तो वो स्टीम है। देखो स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टीम है और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम है। कितने ग्राम है? m ग्राम है। अब वो पहले तो पूरी की पूरी पानी में बदलेगी। लो पानी में बदल गई, वाटर बन गई। लेकिन जब वो वाटर बदले, मतलब वाटर में बदलेगी, तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर नहीं गिरेगा, टेम्परेचर तो उतना का उतना ही रहेगा 100 डिग्री, ठीक है। तो उसमें वो कुछ हीट को छोड़ेगी। जब स्टीम पानी में बदलेगी तो कुछ हीट को रिलीज करेगी। मान लो Q1 हीट को वो रिलीज कर दिया उसने, ठीक है। तो अब वो Q1 की वैल्यू अगर निकालें हम, तो फॉर्मूला लगेगा, जब स्टेट चेंज होती है तो फॉर्मूला कौन सा लगता है? m इंटू एल। m है स्टीम का मास, वो तो m ही है, और l स्टीम की लेटेंट हीट। लेटेंट हीट किसकी कितनी दे रखी है? 540 कैलोरी पर ग्राम, ये हो गई आपकी। तो ये Q1 हीट हो गई। तो इसका मतलब जब वाटर के अंदर से स्टीम पास होगी तो सबसे पहले स्टीम वाटर में बदलेगी। जो ये वाटर है ये अलग है, जो वाटर 20 ग्राम वाटर दिया हुआ है वो तो अलग है। उसके अंदर से जो स्टीम पास करा रहे हो आप, वो भी तो वाटर में बदलेगी। तो पहले तो वो वाटर में बदल गई और उसने कितनी एनर्जी या कितनी हीट छोड़ी? उसने छोड़ी Q1 हीट। अब जैसे ये वाटर है, ये स्टीम पानी में बदलेगी तो ये कुछ हीट छोड़ेगी। अब वो हीट किसको मिलेगी? जो ये वाटर था 20 ग्राम, ये Q1 हीट इसको मिलेगी। इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, लेकिन अभी ये जब वाटर में बदली, अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है वाटर। अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें फाइनली वाटर को कितने उस पे लाना है, कितने डिग्री पे लेकर आना है? 80 डिग्री पे लेके आना है। मतलब इसको 100 डिग्री से 80 डिग्री पे आपको लेके आना है। तो 80 डिग्री पे लेके आना है, तो 80 डिग्री पे इसको लाने के लिए ये और हीट छोड़ेगी। Q2 हीट छोड़ दी मान लो इसने। देखो स्टीम पहले वाटर बनी 100 डिग्री का, अब वाटर भी 100 डिग्री से 80 डिग्री पे आएगा तो और हीट छोड़ेगा। कितनी छोड़ी उसने? Q2 हीट छोड़ी। अब इसे Q2 को निकाल लो, तो Q2 का फॉर्मूला ms डेल्टा टी। m स्टीम का मास m ग्राम था, तो वाटर का भी m ग्राम है। तो उससे जो वाटर बनेगा 80 डिग्री का, उसका m ही रहेगा, मास तो m। s कितना होता है? तो वाटर के जब टेम्परेचर कम होगा तो हीट वो भी छोड़ेगा। तो s हो गया यहाँ पे 1 वाटर के लिए जो
आपकी स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो ये 1 हो गया। डेल्टा टी की वैल्यू 100 से 80 हो गया, तो इसको आप लिख सकते हो 100 माइनस 80। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 इंटू में m। ये वो हीट हो गई जो वाटर ने अपना टेम्परेचर गिराया तो उसने भी हीट छोड़ी। देखो अब फिर से सुनो, स्टीम आपने इस वाटर के अंदर डाली थी, तो स्टीम पहले तो वाटर में बदली, यहां बदली, और फिर वाटर का टेम्परेचर गिरा। फाइनल वाटर का टेम्परेचर हमको 80 डिग्री करना है, ठीक है। तो अब ये भी वाटर में बदल जाएगी, तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो हीट है जो हमें स्टीम से मिली। तो स्टीम से मिलने वाली हीट क्या है, Q1 प्लस Q2। हीट जो हमें स्टीम से रिलीज हुई, हीट रिलीज्ड फ्रॉम स्टीम, वो कितनी आई Q1 प्लस Q2। ये वो हीट है जो स्टीम से हमें मिल रही है। एक तो है 540 m Q1 ये रहा, और दूसरी है 20 m। तो ये टोटल आ गई आपकी 560 m। ये वो हीट है जो हमें स्टीम से मिल रही है। अब ये देखो हीट जो स्टीम से मिली वो किसको मिल रही है, इस वाटर को मिल रही है, जो 20 ग्राम वाटर पहले से आपको दिया हुआ था, ये वाला वाटर जहां मैं एरो घुमा रहा हूं। तो इसको कौन कौन सी हीट मिली, Q1 मिली और Q2 मिली। अब ये वाटर इस हीट का यूज करेगा क्या करने के लिए, तो इसका मतलब स्टीम है हीट देने वाला, और ये जो वाटर है ये है हीट लेने वाला। तो यहां पे लगेगा आपका हीट गेन, ली गई हीट इक्वल्स टू हीट लॉस्ट, इक्वल्स टू हीट लॉस्ट मतलब दी गई हीट। तो हीट देने वाला कौन है, हीट लॉस्ट बाय स्टीम। स्टीम तो हो गई हीट देने वाली, और हीट गेन बाय वाटर, वाटर हो गया हीट लेने वाला। अब हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस्ट, ये बन गया प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये हमने लगा दिया। तो अब देखो वाटर ने कितना हीट को लिया, हीट कितनी गेन की इस वाटर ने, तो वाटर कितना 20 ग्राम। अब 10 डिग्री का तो ये वाटर है, और ये कहां तक पहुंचेगा 80 डिग्री तक पहुंचना है इसको फाइनल। तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। तो हीट गेन बाय वाटर ms डेल्टा टी, m कितना है वाटर का 20 ग्राम, s कितना होता है वाटर का 1 ग्राम 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, इनटू में डेल्टा टी की वैल्यू। इसको आपको पहुंचाना है कहां से, 10 से लेके इसको पहुंचाना है 80 तक। इस वाटर की फाइनल टेम्परेचर कितना करना चाहते हो 80। तो ये हो गया T2 माइनस T1, तो 80 माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू हीट लॉस्ट बाय स्टीम। तो स्टीम से कितनी हीट लॉस्ट हुई थी, ये तो हमने निकाली थी यहाँ 560 m। अब इसको सॉल्व कर लो, ग्राम से ग्राम कट गया, डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड कट गया, ये आया 70 और इनटू में 20, तो 1400 इक्वल्स टू 560 m। m की वैल्यू आ गई 1400 बटे 560। इससे इसको डिवाइड करो और इसको चेक करते हैं ये कितना बैठ रहा लगभग। ये आ रहा है 2.5 ग्राम। सब चीजें ग्राम में रखी हैं तो ग्राम में ही आंसर आएगा। तो सॉल्व करके ये आ गया 2.5 ग्राम, और आंसर हो गया 1 मिनट। इसने पूछा क्या था, द मास ऑफ द वाटर प्रेजेंट विल बी, वाटर कितना है, अच्छा वाटर का मास, तो मास ऑफ वाटर निकालते हैं पहले। तो मास ऑफ वाटर, एक बात बताओ, ये वाली जो आपने इसके अंदर स्टीम डाली थी ये भी वाटर में चेंज हो चुकी है। पहले से वाटर कितना था इसके अंदर, वो था 20 ग्राम। तो 20 ग्राम पहले से था और 2.5 ग्राम वाटर बन गया स्टीम से, तो टोटल हो गया 22.5 ग्राम का वाटर। ओके, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बिल्कुल आसान, ठीक है बच्चों। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मतलब अगर आप इसको ध्यान से करते हो तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। मैंने समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है, क्योंकि
देखो मैं आपको आमने सामने दिखाई तो दे नहीं रहा हूं, तो फिर भी समझाने की कोशिश की है मैंने। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो आमने सामने से देखकर ज्यादा बढ़िया से समझ में आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश की है मैंने पूरी तरीके से कि किस तरह से वाटर के अंदर स्टीम डाली, वो स्टीम खुद वाटर में चेंज हो गई, ठीक है ना। तो उसके अंदर टोटल कितना वाटर हो गया ये हमें कैलकुलेट करना था। तो स्टीम जितनी हमने डाली थी उससे भी वाटर बना और पहले से कुछ वाटर था, दोनों को ऐड कर दिया। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल में आते हैं। सवाल क्या दिया है जरा ध्यान से समझते हैं। इसने दिया लिक्विड ऑक्सीजन एट 50 केल्विन is heated to 300 Kelvin at constant pressure of 1 atm. Okay, the rate of heating is constant. Which one of the following graph represent the variation of temperature with time? अब देखो यहाँ पे आपको एक बात पता होनी चाहिए इस सवाल में। इसमें पहले तो लिक्विड ऑक्सीजन को किस टेम्परेचर पे रखा है भाई, 50 केल्विन पे रखा है। और कहां तक गर्म कर रहे हैं, 300 केल्विन तक गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो और प्रेशर 1 atm, ठीक है। द रेट ऑफ हीटिंग इज कांस्टेंट, कांस्टेंट रेट से इसको गर्म कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहले क्या होगा, 50 केल्विन पे जो ऑक्सीजन होगी वो लिक्विड की फॉर्म में हो गई, लिक्विड ऑक्सीजन होगी। फिर उसे आप हीट देते रहो वो लिक्विड ही रहेगी। कब तक, जब तक उसका टेम्परेचर 90 केल्विन ना हो जाए, क्योंकि 90 केल्विन होता है ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। 90 केल्विन पे जाके अब ये क्या होगी, लिक्विड के बजाय 90 केल्विन के बाद अब आप इसे हीट देते रहोगे तो ये लिक्विड से गैस में बदल जाएगी, लिक्विड से गैस में। और फिर भी आप इसको हीट देते रहोगे, 300 केल्विन तक लेके जा रहे हो आप उसको, 300 केल्विन तक। तो उसका फिर यहां से यहां तक अब ये गैस बन चुकी है और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका कैसा बनेगा ग्राफ खुद सोचो। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि पहले तो इसका टेम्परेचर 50 से 90 तक जाएगा, बढ़ेगा। यहां पे मान लो 50 था और 50 से 90 तक पहुंच गया, तो यहां तक इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ा। फिर ये थी यहां से 50 से 90 तक ये लिक्विड थी। फिर उसके बाद फिर ये लिक्विड की लिक्विड रही, लिक्विड से गैस में बदल जाएगी, क्योंकि 90 क्या है इसका, 90 क्या है, 90 इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये लिक्विड से अब किस में बदल गई, गैस में बदल गई। और फिर 90 से ऊपर इसका ग्राफ बढ़ेगा, कहां तक, 300 तक जाएगा। तो ये ऊपर यहां से अगर इसको आगे बढ़ाएंगे, ये 300 केल्विन तक आपने इसको गर्म कर दिया। तो ग्राफ ऐसा बनेगा कि पहले 50 से 90 टेम्परेचर, फिर 90 पे जाके ये कांस्टेंट रहा थोड़ी देर के लिए जब तक वो गैस में बदली, और फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर 300 तक पहुंच गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये आसान था और हीट कर्व में ऐसे सवाल आपने किए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दिया है, थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। देखो किसी भी बॉडी की थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला होता था मास इनटू में स्पेसिफिक हीट एस। तो मास कितना दिया है 40 ग्राम, एस कितना है इसका, तो वो दे रखा है 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ग्राम से ग्राम कट गया, 4 इंटू 8 कैलोरी पर केल्विन आ गया। यही होती है थर्मल कैपेसिटी, बस 8 कैलोरी पर ग्राम। लेकिन इन्होंने आंसर जो दिया हुआ है वो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 केल्विन का जो टेम्परेचर होता है, 1 केल्विन मतलब चेंज इन टेम्परेचर, वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 1 केल्विन की जगह आप आराम से 1 डिग्री लिख सकते हो। लेकिन 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है, तो 1 कैलोरी की जगह तो लिखो
4.2 जूल और बटे केल्विन की जगह लिख दो डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 1 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर के बराबर होता है। इसकी मल्टीप्लाई करो तो इसकी मल्टीप्लाई करके मिलेगा आपको 33.6 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आसानी से आप इसकी थर्मल कैपेसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए चलिए अगले सवाल में देखते हैं क्या बोला है इसने। 2 कंटेनर्स A and B आर पार्शियली फिल्ड विद वाटर एंड क्लोज्ड। 2 कंटेनर है, एक कंटेनर A है एक B है। ओके, ये A हो गया ये B हो गया। इनमें पानी भरा हुआ है, पार्शियली का मतलब पूरी तरीके से नहीं भरा हुआ है, कुछ पानी इसमें कुछ पानी इसमें, और उनको बंद कर दिया आपने। वॉल्यूम ऑफ A इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ B। इसका वॉल्यूम अगर V है तो इसका 2V है। इसके अंदर जो पानी भरा है उसका वॉल्यूम 2V है। B कंटेन्स हाफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन B। अच्छा, B में आधा पानी भरा हुआ है। ओके, इफ बोथ आर एट सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर सेम रखा गया है, बिल्कुल ठीक। द वाटर वेपर इन कंटेनर्स, इनके अंदर जो भाप बनेगी, वेपर बनेगी, वो जो भाप बनेगी वेपर बनेगी, उसका जो प्रेशर है वो किस रेशो में होगा, मतलब इसका वेपर का प्रेशर P1 और इसका वेपर का प्रेशर P2 किस रेशो में होगा। देखो भाई साहब, आपको एक बात बताएं, जो इसके अंदर प्रेशर बनता है, प्रेशर इसके सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता कि सब्सटेंस कितना है। प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। प्रेशर डिपेंड्स, जो वेपर प्रेशर होता है, आप ऐसे कह सकते हो, लिख लो ये बात, वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस is independent of the amount of substance। ये amount of substance से independent है। it depends only on टेम्परेचर। ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो भाई साहब प्रेशर भी दोनों का सेम होगा, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बस सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। इसमें कितना भरा हुआ है पानी, इसमें कितना भरा हुआ पानी, उससे फर्क नहीं पड़ता। वेपर का जो प्रेशर डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे करता है, तो टेम्परेचर पे करता है, इसलिए इसका जो रेशो होगा P1 बटे P2, टेम्परेचर दोनों का बराबर है, इसलिए इसका प्रेशर भी दोनों का बराबर होगा, इसलिए इसका रेशो होगा 1:1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बच्चों। बिल्कुल आसान सा सवाल था ये तो। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए। इसमें क्या दिया है, 10 ग्राम ऑफ आइस क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर रिलीज्ड इन ए टम्बलर, वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है इसका 55 ग्राम। ओके, एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ये एक टम्बलर है, इसमें पानी भरा हुआ है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। इसके अंदर हमने 10 ग्राम का आइस क्यूब डाल दिया, 10 ग्राम का आइस क्यूब डाल दिया, ठीक है। अब ये बताना है कि ये डलने के बाद अब इसका टेम्परेचर कितना होगा। इस आइस क्यूब का टेम्परेचर तो है 0, और इसके अंदर भरा हुआ टम्बलर के अंदर पानी जो है उसका है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हमें ये बताना है कि सीधी सी बात कि इन दोनों का मिक्स कर दिया जब हमने, तो अब इन दोनों का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तो पहले तो ये सोचो, ये 40 डिग्री है, पहले तो ये, और ये बर्फ जो है 0 डिग्री पे, पहले तो ये बर्फ पिघलेगी, तो पिघलने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, M×L। फिर इस बर्फ का बन जाएगा पानी 0 डिग्री पे, मतलब पहले तो आइस जो है पिघल के वाटर बनेगी, आइस का 0 डिग्री है, उस वाटर का भी 0 ही डिग्री होगा। फिर उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा मान लो थीटा तक, और ये जो इस वाटर में पड़ा है, मतलब आइस क्यूब जिस वाटर के अंदर हमने डाला है, इस वाटर का टेम्परेचर घटेगा। तो मान लो जो फाइनल वाटर आएगा, इस आइस क्यूब से भी वाटर बनेगा,
उसका फाइनल टेम्परेचर T मान लो, और इसका भी वही फाइनल टेम्परेचर T हो जाएगा जिस पानी के अंदर आपने इसको डाला है। तो सीधी सी बात है, पहले तो आइस पिघलेगी तो उसके लिए हीट का फॉर्मूला लगाया m इंटू एल, प्लस फिर वो आइस वाटर बन के T टेम्परेचर तक जाएगी तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा एम एस डेल्टा टी, और इक्वल्स टू में ये जो वाटर था आपका, ये जो भरा हुआ है इस टम्बलर के अंदर ये वाला वाटर, इसका भी टेम्परेचर गिर के कहां तक जाएगा, टी तक जाएगा, तो इसका भी टी तक जाएगा, तो वाटर जो पहले से दिया हुआ है उसके लिए फॉर्मूला फिर से यही लगेगा एम एस डेल्टा टी। ठीक है, तो पहले एम, ये तो है आइस, आइस है 10 ग्राम, और इनटू में एल इसकी वैल्यू तो 80 कैलोरी पर ग्राम, प्लस फिर एम यही 10 ग्राम क्योंकि यही वाला जो है उसमें बदल जाएगा, फिर इंटू एस 1, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, तो इसका बढ़ के टेम्परेचर जीरो से कहां जा रहा है, जीरो से टी जा रहा है, तो टी माइनस जीरो बराबर, फिर ये जो दूसरे वाला वाटर है इसका मास, तो इसका देखो जो ये वाटर इक्विवेलेंट देते हैं ना, तो समझो ये इसका मास दे दिया, तो इस वाटर का मास दे दिया कितना 55 ग्राम, ये जो वाटर है ये 55 ग्राम है, ये वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है कि ये वाटर का मास दे दिया, तो वाटर का, इस वाटर का मास दे दिया 55 ग्राम, इंटू एस वही 1, और डेल्टा टी, तो इसका टेम्परेचर देखो 40 था, 40 से घट के टी आ गया, तो 40 माइनस टी। अब टी की वैल्यू निकल आ जाएगी कि फाइनल जो ये बनेगा मिक्सचर उसका टेम्परेचर कितना हो गया, ये तो हो गया 800, ये आ गया आपका 10 इंटू टी, तो 10 टी, ये आ गया आपका 55 इंटू 40, तो 55 इंटू 40 ये आ चुका है आपका, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200, माइनस में 55 टी, इसको इधर ले आओ 65 टी हो गया, ये इसे इधर ले जाओ तो ये बचा इधर जाके 2200 माइनस 800, अब ये बचता है 1465 टी, तो टी की वैल्यू आ गई 1400 बटे 65, अप्रोक्स कट करके ये आ रहा है 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या ऑप्शन के हिसाब से देखें तो लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आज के क्वेश्चन खत्म, कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, कल मिलेंगे बाकी।